वेलकम बैक स्टूडेंट। आज आपको एक बार फिर से स्वागत है स्टूडेंट। आज मैं आपके लिए क्लास 10th का इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र लेकर के आया हूँ। इसमें से मैं आपको लॉन्ग आंसर समझाने वाला हूँ जो कि 4 नंबर और 5 नंबर से पूछा जाता है। स्टूडेंट जब आप चैप्टर पढ़ते हैं तो चैप्टर में आपको क्या मिलता है कि बहुत सारा टॉपिक, बहुत सारा पॉइंट मिल जाता है और बहुत सारा चैप्टर भी एक ही साथ नजर आने लगता है, जिससे आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसमें से क्वेश्चन आप एराइज नहीं कर पाते हैं, क्वेश्चन नहीं बन पाता है, जो कि एग्जाम में आप गलती करके चलाते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। तो स्टूडेंट मैं आपको क्वेश्चन लॉन्ग का दे रहा हूँ जिससे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बना सकते हैं। वेरी शॉर्ट का भी आंसर आ सकता है, आपका शॉर्ट का भी आंसर इससे बन सकता है और लॉन्ग का तो बनेगा ही बनेगा। आपको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। तो मैं आपके लिए 4 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, इससे 40 क्वेश्चन बन सकता है अगर आप बनाना चाहें तो, बढ़िया से समझ गए तो इसी प्रकार से मैं आपको बहुत सारा क्वेश्चन दूंगा इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स सब में, है ना। तो आप ध्यान से पढ़िए और समझिए। मैं इकोनॉमिक्स में जो है क्लास 10th का जो क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ, ये आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा, डिटेल से बताऊंगा, उसके बाद फिर दूसरा समझाऊंगा, तीसरा, चौथा, सब इसी तरह समझाऊंगा और आगे क्वेश्चन से लेकर के आऊंगा। तो स्टूडेंट पहले नंबर का क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन में आपको जो एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर क्वेश्चन, उससे मैं क्वेश्चन सेलेक्ट करके आपको बताया हूं कि आपको ये हर साल एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे तोड़ करके भी पूछ सकता है। तो ये समझ में आ गया। अब देखिए यहां पर कह रहा है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कहता है कि क्या आप मानते हैं कि आर्थिक गतिविधियों का प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में विभाजन की उपयोगिता है? व्याख्या करें कि कैसे। यहां पर बात कर रहा है कि आर्थिक गतिविधियां, स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ये आर्थिक गतिविधियां क्या होता है। उसके बाद यहां पर बात कर रहा है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। आर्थिक गतिविधियों का मतलब होता है कि जो अभी देश में उन्नति तरक्की, जो आप अपने घरों में देश माने उन्नति तरक्की के लिए करते हैं, वो आर्थिक गतिविधि हो गया। जैसे अगर मान लिया साल 2 साल पहले अगर इनकम आदमी का 100 रुपया 200 रुपया था तो उसके आधार पर चलता था वो, बट आज अगर 500 रुपया कमा रहा है तो वो उसके आधार पे अपना दैनिक जीवन चल रहा है। तो ये आर्थिक गतिविधि हो गया। तो ये जो हम लोग 50 मतलब 400 200 से अब 500 पर आ गए हैं, तो ये जो इनकम है तो वो आर्थिक गतिविधियां तो किस किस आधार पे हो सकता है और उसका किस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं। तो वर्गीकृत अगर कर सकते हैं तो उसका उपयोगिता क्या है, और उपयोगिता है भी तो आप व्याख्या करें कैसे है। तो ये आपको क्वेश्चन कह रहा है, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। तो मैं बताने जा रहा हूं जो देखिए प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ये 3 चीजों का आप आंसर दीजिएगा कि प्राथमिक क्या होता है, द्वितीय क्या होता है, तृतीय क्या होता है ना, और किस प्रकार इसका उपयोगिता होता है। तो आप अगर तीनों का आंसर आप डिफाइन करके लिख देते हैं तो आंसर आपका वही हो जाएगा। आपका 4 नंबर या 5 नंबर का आंसर पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। लेकिन कैसे लिखिएगा, तो देखिए यहाँ पर हो गया प्राथमिक। तो प्राथमिक में जब बात किया जाए तो ये आपका प्राथमिक, उसके बाद आपका द्वितीयक हो गया, फिर आपका ये तृतीयक हो गया। प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है कि जो भी चीज आप प्रकृति के रूप में ग्रहण करते हैं, प्रकृति से लेते हैं, जैसे क्या क्या लेते हैं, धान हो गया, गेहूं हो गया, अलग अलग तरह का फसल हो गया, आप डायरी से मिल्क लेते हैं, उसके बाद आप जंगल से लकड़ी लेते हैं। तो इस प्रकार से अनेकों चीज हो सकता है जो प्रकृति के द्वारा लेते हैं, तो वो डायरेक्ट आप उपयोग में ला रहे हैं। लकड़ी को जंगल से लाएं और जाकर के जलावन में काम कर लिए, ये आपका हो गया। उसके बाद अब मिल्क मतलब डायरी से आप दूध लाएं और उसका उपयोग में ले आए, उसको बिना गर्म किया तो बिना किसी चीज़ में परिवर्तन किया उसको डायरेक्ट पी गए, उसको मतलब उपयोग अपने खाने में ले आए, तो प्राकृतिक संसाधन हो गया। उसके बाद गेहूं, आप उसको अगर बिना कुछ किसी में परिवर्तन किए, बिना आटे में परिवर्तन करने में प्रयोग तो नहीं कर सकते हैं, बट आपका जो गेहूं है वो प्राकृतिक संसाधन हो गया। तो ये आपका हो गया प्राकृतिक संसाधन। आपको समझ में आ गया। तो जैसा जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा वैसा आप लिख लीजिए कि जो जो चीज मिलता है प्राकृतिक तौर पर वो आपका प्राकृतिक संसाधन हो गया, और ये मनुष्यों के लिए, ये लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। तो ये आपको समझ में आ गया फर्स्ट का। दूसरा में कहते हैं द्वितीय। अब जो जो चीज आप प्राकृतिक संसाधनों से आपको मिला है उसको परिवर्तन कर दीजिए, ये हो गया द्वितीय क्षेत्र। जैसे आपको दूध लाए प्राकृतिक मतलब प्राकृतिक क्षेत्र से, तो उसको दही में परिवर्तन कर दीजिए, मक्खन में परिवर्तन कर दीजिए, तो दूध से दही बन गया, तो दूध से दही बन गया तो दही हो गया आपका द्वितीय क्षेत्र। लकड़ी जंगल से लाएं, लकड़ी से ला करके आप फर्नीचर बना दीजिए, आप पलंग बना लीजिए, टेबल कुर्सी बेंच कुछ भी बना लीजिए, तो वो टेबल कुर्सी बेंच आपका द्वितीय क्षेत्र में हो गया। आपको समझ में इसी तरह से आ गया। तो आप यही चीज लिख दीजिए, 2-4 पॉइंट लिखिए, आपको समझ में आएगा इस तरह से, यानी कौन चीज है तो आप सब अलग अलग करके लिख सकते हैं, है ना। उसके बाद अब तृतीय का बात रहा। तो स्टूडेंट अब ये बताइए कि मान लीजिए कि प्राकृतिक क्षेत्र में से एक कोई व्यापारी है, कोई उद्योगपति है जिसने से लकड़ी काटा, जंगल से बहुत सारा ट्रक का ट्रक लकड़ी काट लिया और ले जाकर के द्वितीय क्षेत्र में वो बनाया। तो स्टूडेंट पहला में प्राकृतिक क्षेत्र में काटा, दूसरा में जाकर के बनाया, और काटने और बनाने के बाद उसकी जो भी प्रॉफिट है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसको प्रॉफिट कंप्लीट नहीं होगा। आर्थिक यानी कि जो आर्थिक जो है फाइनेंशियल
जो भी समस्या फाइनेंशियल के लिए जो भी कुछ कर रहा है, प्रॉफिट के लिए जो भी कुछ कर रहा है, वो तो उसका नहीं बनेगा। तो उसको बनाने के लिए क्या करेगा, वो कहीं बेचेगा। तो बेचेगा जब, तो बेचने के लिए उसको क्या क्या जरूरत पड़ सकता है, उसको यातायात का जरूरत पड़ेगा, यानी कि उसको व्हीकल्स का जरूरत पड़ेगा। तो जो भी कुछ व्हीकल्स का जरूरत पड़ेगा वो व्हीकल्स आपका तृतीय स्थान में, मतलब तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा। उसके बाद उसमें और जरूरत पड़ सकता है क्या, टेलीफोन का जरूरत पड़ेगा, पढ़े लिखे लोगों का जरूरत पड़ेगा, उसमें ड्राइवर का जरूरत पड़ेगा, और उसमें मजदूर का जरूरत पड़ेगा जो कि सेवाएं दे रहा है, काम में ले रहा है उसको। तो वो सेवाएं मतलब जैसे शिक्षक अगर पढ़ा रहे हैं तो वो पढ़ा रहा, जो पढ़ाई हुआ, जो शिक्षक हुआ, वो आपका एक तृतीय क्षेत्रक में आएगा। डॉक्टर अगर किसी को इलाज कर रहे हैं तो वो आपका तृतीय क्षेत्रक में आएगा, है ना। कोई इंजीनियर काम कर रहे हैं तो तृतीय क्षेत्रक में आएगा, क्योंकि वो सेवा दे रहे हैं। तो सेवा से जुड़ी जितने भी चीज होता है वो आपका तृतीय क्षेत्रक में आता है। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये प्राथमिक, द्वितीय को तृतीय के अच्छी तरह समझ में आ गया। स्टूडेंट आप इसमें से 2 4 5 पॉइंट करके आप लिख दीजिए, आपका 2 पेज का बन जाएगा और फुल में फुल मार्क्स आएगा, ये मेरा गारंटी है। और स्टूडेंट अब उसके बाद देखिए अथवा में क्वेश्चन में कह रहा है, अथवा में क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आर्थिक गतिविधियों रोजगार जो है उसकी परिस्थितियां जो भी है उसको वर्गीकृत करना है। तो मतलब ये क्वेश्चन फर्स्ट नंबर का और ये अथवा वाला दोनों का एक ही, इसमें कह रहा है कि वही आर्थिक गतिविधियां जो है उसको आप वर्गीकृत करें। वर्गीकृत का मतलब होता है अलग अलग करें। तो अलग अलग आप कैसे कीजिएगा, तो वही प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में आप अलग कीजिएगा, तीनों आंसर वही लिखिएगा। तो दोनों का आंसर आपका सेम होगा, क्वेश्चन डिफरेंट है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए मैं आपको क्वेश्चन दिया हूं ताकि आप आसानी से समझ सके। स्टूडेंट अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका कह रहा है कि क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी बैंक कुछ लोगों को कर्ज नहीं देना चाहते हैं, कुछ लोगों को कर्ज आसानी से मिल जाता है। तो उसका क्या कारण हो सकता है, तो उसका कारण यही हो सकता है कि अगर वह मान लिया जाए कि जिस बैंक का जो भी कुछ डिमांड है कर्जदारों से वो अगर फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं तो उसका मतलब वो नहीं देंगे। जैसे क्या क्या फुलफिल करना होता है, तो बैंक अक्सर क्या करते हैं कि उसका प्रमाण पत्र मांगते हैं, है ना। तो प्रमाण पत्र अगर नहीं जुटा पाए तो उसको कर्ज नहीं मिलेगा। उसके बाद और अगर मान लीजिए उसके बाद जो भी संपत्ति है, घर में जमीन है, उसके बाद घर का कागजात है, उसके पास संपत्ति हो रही है, तो उसका कागजात को भी कुछ रहता है, तो उसमें से कुछ अगर मांग दिया और वो देने के लिए राजी नहीं है तो कर्ज नहीं देंगे। उसके बाद और क्या हो सकता है, अगर कोई पढ़े लिखे लोग नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी का वो ब्यौरा अगर मांग दिया, कोई उसका डिटेल्स मांग दिया, तो बैंक मांग देता है तो देने वाला नहीं देना चाहता है, तो इसके आधार पर वो कर्ज नहीं देते हैं। तो ये सब कारण हो सकता है। तीसरा कारण वो भी एक और हो सकता है, चौथा पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि जैसे मान लिया जाए जब भी बैंक किसी को कर्ज देती है तो उसमें गारंटर का जरूरत पड़ता है। गारंटर का मतलब है कि अगर आप कर्ज ले रहे हैं तो आप किसी दूसरे को आप ले जाइए, ऐसे लोगों को जो कि अगर आप कर्ज नहीं चुका पाए तो वो कर्ज चुका दे, है ना। तो बैंक वही चाहता है कि अगर आप नहीं दे पाए तो जिसको आप गारंटर बना रहे हैं वो कर्ज आपको चुका देगा, आपका कर्ज चुकाना पड़ेगा उसको। तो अगर वो गारंटर लेते हैं, गारंटर कहते हैं, अपना साइन मोहर देते हैं कि नहीं अगर ये नहीं दे पाता है तो मैं इसका कर्ज चुकाऊंगा, तो अगर इस तरह का गारंटी लेते हैं तो बैंक कर्ज दे देती है, अगर नहीं करते हैं कोई तो नहीं मिलता है। तो इस तरह से कई कारण हो सकता है, तो इसके कारण पर उसको कर्ज बैंक नहीं देना चाहती है। स्टूडेंट अब आगे नेक्स्ट में क्वेश्चन में कि दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार से उत्पादन या उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती है। दूसरे देश मतलब हमारे देश भारत से होकर के अमेरिका हो सकता है, अमेरिका से भारत भी हो सकता है। तो उसमें जो भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां मतलब दूसरे देश का कंपनी अपने देश में यहाँ पर लगाना चाह रहा है, अपने देश वाला कंपनी दूसरे देश में लगाना चाह रहा है, तो ये कंपनियां एक दूसरे देश में लगाया जाता है, तो उसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। अब वो उसको लगाने के लिए कहता है कि नियंत्रण करने के लिए किस प्रकार का उत्पादन, मतलब किस प्रकार उत्पादन और उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करता है। जैसे यहाँ पर लगाना चाहता है तो क्या क्या उसको जरूरतें पड़ेगा, उस पर किस प्रकार का नियंत्रण रखेगा वो। जैसे यहाँ पर मान लिया जाए कि अमेरिका से अगर कोई कंपनी भारत आया और यहाँ पर स्थापित करना चाह रहा है, कंपनी लगाना चाह रहा है, तो उसका क्या क्या उसने देखेगा। उसने यही देखेगा कि सबसे पहले इसका आंसर आप इस तरह से लिखिए कि जब भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत आते हैं, चाहे तो कोई दूसरे देश जाते हैं, तो वहाँ पर नज़दीक में बाजार देखते हैं, कोई शहर देखते हैं, ताकि वहाँ अच्छी सड़कें हो, अच्छी बिजली पानी की सुविधा हो, वहाँ पर जो भी कारीगर लोग काम करे, वहाँ पर जो भी लोग मजदूर लोग काम करे, उसकी मजदूरी या तो कारीगर का जो भी पैसा होता है, वेतन होता है, उसका कम देना पड़े। उसके बाद वहाँ की जो स्थानीय सरकारें होती है ना, जो भी सरकार होती है वो उस कंपनी को मदद करे ताकि उसे आसानी से कोई भी कार्य करने में मदद मिले। कुछ और लगाना चाहे, कुछ परमिशन लेना पड़े तो उसे मिले, है ना। इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता है। तो वहाँ की जो भी सुविधाएं होती है
उस सुविधा को अगर फुलफिल कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी को मिल रहा है तो वहाँ पर वो लगाना पसंद करेंगे, है ना। अदरवाइज वो नहीं लगाना पसंद करेंगे। तो इस तरह से वो अपना नियंत्रण स्थापित करते हैं कोई भी कंपनी जब लगाते हैं। तो स्टूडेंट ये 3 क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब इसमें से आप जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, बट आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। तीसरा में आपका है मुद्रा आवश्यकताओं को, है ना, मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संजोग की समस्या को किस प्रकार सुलझाती है। स्टूडेंट यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है दोहरे संजोग, ये दोहरे संजोग, और एक आ रहा है यहाँ पर मुद्रा की आवश्यकताओं, है ना। ये दोहरे संजोग सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि दोहरे संजोग क्या होता है। और स्टूडेंट तो दोहरे संजोग के बारे में आपको समझने से पहले आपको बहुत पहले इतिहास में जाना पड़ेगा, है ना। जैसे मोहनजोदाड़ो के समय में जाना पड़ेगा, उसके बाद हड़प्पा सभ्यता में, ये सब समय में आपको जाना पड़ेगा। और उसको एक बार रिमाइंड कीजिए कि उसमें आप क्या पढ़े थे। उसमें आप यही पढ़े थे कि उसमें मुद्रा बहुत कम होता था, लोग जो चलाते थे वही मुद्रा होता था। और विशेषतर लोग क्या करते थे कि अपना ऑब्जेक्ट जो भी रहता है, तो जो भी वस्तुएं रहती थी वो दूसरे लोगों के पास जो भी वस्तुएं रहता था एक दूसरे से विनिमय कर लेता था। तो विनिमय, वस्तु विनिमय प्रणाली चलता था, मतलब अपना वस्तु उसको दिया और उसका वस्तु अपने पास ले लिया। तो इस तरह से वस्तु का उपयोग होता था स्टूडेंट। लेकिन उसमें से बहुत सारी समस्याएं थी। क्या समस्याएं थी उसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक चीज समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि किसी एक व्यक्ति के पास गेहूं है, दूसरे व्यक्ति के पास यहाँ पर जूता है। अब मान लीजिए कि गेहूं का तो जरूरत सभी लोगों का है, गेहूं तो अगर मिलेगा तो सभी लोगों का भरण पोषण होगा, वो अपना अपना जीवन इसी के आधार पर चलाएगा, गेहूं अपना भोजन के आधार पर। लेकिन जूते अगर बहुत सारे लोगों को ना भी हो तो भी वो अपना जीवन आगे ले जा सकता है। तो इसमें से सभी लोगों का जरूरत पड़ेगा। अब गेहूं तो सभी लोगों का जरूरत पड़ेगा लेकिन जूते का जरूरत नहीं है। अब बताइए कि अगर गेहूं जिसके पास है, वो अगर मान लिया कि जूते वाले के पास जाएगा कि हमको जूते चाहिए, तो वो तो बदल लेगा आसानी से। बट अगर जूते वाले को गेहूं जरूरत है लेकिन गेहूं वाले देने से इनकार कर रहा है ना, हजारों लोगों के पास गए, उसमें से कोई दे दिया तो सही और नहीं दिया तो फिर तो मुश्किल है, तो उसको तो समस्या आएगा ही। तो जूता जो भी है वो कम ही लोगों का जरूरत है। तो अगर मान लीजिए इस तरह से 2 4 10 दिन 20 दिन अगर उसके पास यही होता रहे कि जूते लेकर के घूमते रहे और गेहूं कोई देना नहीं चाहे, तो इसका मतलब है उसका भोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगा। तो इसमें से बहुत समस्या है। तो समस्याओं बहुत सारा था इस तरह से वस्तु विनिमय प्रणाली में, जिसको बोला जाता है दोहरे संजोग की समस्या। इसी को बोला जाता है दोहरे संजोग की समस्या। मतलब अब वस्तु विनिमय प्रणाली जो था वो वस्तु यानी कि दोहरे संजोग की समस्या था। अब बताइए कि ये दोहरे संजोग की समस्या कैसे दूर किया जा सकता है। तो उसका दूर करने का एक ही उपाय, एक मुद्रा है, मनी है। अभी के समय में क्या होता है कि मनी, मान लीजिए आपके पास मनी है तो आप जाकर के कोई भी वस्तु बाजार में जाते हैं और पैसा देते हैं, उस वस्तु को खरीद लेते हैं। अब अलग अलग सर तरह का वस्तु आप जो भी चाहते हैं, कपड़ा चाहते हैं, बर्तन चाहते हैं, है ना, और ऑब्जेक्ट अलग अलग खिलौने चाहते हैं, तो जो भी चीज चाहते हैं आप पैसा देते हैं और उस वस्तु को खरीद लेते हैं। तो वो तो आप पैसे के आधार पर कर दे, तो इसका मतलब आपके पास मुद्रा है। तो इसमें आपका दोहरे संजोग जो है उसका कोई जरूरत नहीं है कि आप एक वस्तु दीजिएगा तब दूसरा वस्तु मिलेगा। तो मुद्रा का आवश्यकता बहुत ज्यादा, आसान मुद्रा की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। और इसी तरह से जो संजोग यहाँ पर है दोहरे संजोग, उसको आसानी से सुलझा देता है। तो मुद्रा है कि किसी भी प्रकार की दोहरे संजोग की समस्याओं को आसानी से सुलझा सकता है। पैसे से आप खरीद सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं और उसमें आसान होती है। एक पैसा आपके पास है, ऑब्जेक्ट बहुत सारा है, आप आसानी से खरीद सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 ये 4 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन में से देखिए बुक उठा करके आपको बहुत डिफरेंट आपको क्वेश्चन मिलेगा इससे, और इसमें से बहुत डिटेल से मैं आपको समझा दिया हूँ। आई थिंक आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, हर लोगों तक पहुँचाइए, हर घरों तक पहुँचाइए, हर किसी के पास पहुँचाइए, ताकि वो भी इसे आसान भाषा में समझ सके। और मैं इसी तरह से आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।